हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। आज की क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड की लर्निंग थ्योरीज को रिवाइज करेंगे। जो हमारी पुरानी थ्योरीज हैं जो हम पढ़ रहे हैं वो तो रिवाइज होगी ही होगी, साथ में दिसंबर 2025 में जो न्यू थ्योरीज आई थी वो भी इस वीडियो में मैंने इनकॉर्पोरेट की है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड गेट सब्सक्राइब टू जेसी एकेडमी। आई एम योर एजुकेटर फॉर पेपर वन, आराधना तगोत्रा। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए जेसी एकेडमी एक ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट करवा रहा है फ्रॉम 18th to 19th ऑफ अप्रैल 2026, जहाँ पे आपको डिटेल्ड लाइव एनालिसिस मिलेगा आफ्टर द मॉक टेस्ट। आप रजिस्टर करने के लिए इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसको विजिट कर सकते हैं। डू गिव दिस मॉक टेस्ट, आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है प्रिपरेशन का, आपको कहाँ पे ज़रूरत है रिवाइज करने की या कहाँ पे आपको ज़रूरत है और ज़्यादा PYQs को प्रैक्टिस करने की। दीज आर द शाइनिंग स्टार्स ऑफ जेसी एकेडमी जिन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया है दिसंबर 2025 में। जेसी एकेडमी इज ऑफरिंग अ कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स फॉर योर अटेम्प्ट, ताकि जो आपका आने वाला अटेम्प्ट है वो आपका JRF अटेम्प्ट हो फॉर पेपर वन एंड पेपर टू मैनेजमेंट। Also, complete foundation course for paper 2 management is available. For paper 1 foundation course, currently scholarship offer is going on where you can get flat 50% off on UGC NET paper 1 if you are using the code GIFT50. Now, starting with the class, what is learning? So, it is a relatively lasting change in the behavior. तो जब भी हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड learning. Now, learning has three elements. The first is acquisition. Acquisition का मतलब the initial stage जहाँ पर एक response establish होता है, जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस होती है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, that is acquisition. So, individuals are introduced to new information or skills. So, they first begin to learn and understand the material. So, for example, when you start learning to ride a bike, the acquisition is when you get on the bike. ठीक है, आप जब बाइक पे या साइकिल पे बैठते हैं, that is the acquisition because you have that zeal, you have that enthusiasm to learn. So that is acquisition. The next is retention. Retention is the process of maintaining the acquired knowledge. अब आपने सीख लिया, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आप एक्वायर कर रहे हैं, अब उसको रिटेन भी रखना है. सो इट इन्वॉल्व्स स्टोरिंग द लर्न इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज. सो अगर हम बाइक एग्जाम्पल को ही देखते हैं, सो रिटेंशन हैपन्स आफ्टर यू हैव प्रैक्टिस्ड राइडिंग फॉर सेवरल डेज. बहुत दिन तक, बहुत हफ्ते तक, महीने तक आप सीख रहे हैं, आप चला रहे हैं, and the knowledge of how to ride that bike, it is ingrained in your memory. The third is recall or performance. So the ability to retrieve and apply that information. अब जब ज़रूरत पड़ने पे वो इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने की बारी आएगी, क्या आप अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या आप उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर पा रहे हैं, दैट इज रिकॉल. सो दिस फेज इन्वॉल्व्स एक्सेसिंग एंड यूजिंग द लर्नड इन्फॉर्मेशन और स्किल. जो आपने सीखा है क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं? जैसे रिकॉलिंग इज व्हेन यू कॉन्फिडेंटली राइड अ बाइक आफ्टर नॉट हैविंग रिडन फॉर वन. ठीक है, आपने किसी वजह से, लेट्स से 2 दिन, 3 दिन आपने बाइक नहीं चलाई, आपने साइकिल नहीं चलाई, बट स्टिल आफ्टर 2 to 3 days यू आर एबल टू राइड दैट बाइक, यू आर एबल टू राइड अ बाइसिकल, दैट इज अ रिकॉल और परफॉर्मेंस. नाउ, हमारी जो लर्निंग थ्योरीज है दे आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू 3 categories. द फर्स्ट इज बिहेवियरिज्म, द सेकंड इज कॉग्निटिविज्म, द थर्ड इज कंस्ट्रक्टिविज्म. Behaviorism, it focuses on individuals' interaction with the environment. How an individual, how a person, how uh, an individual, he or she reacts with the environment, he or she interacts with the environment, that is behaviorism. The second is cognitivism. It focuses on the mental process. Cognitivism means related with mind. So cognitivism, it focuses on the internal process of the brain, like how the learner think, how the processing of information is done, everything is included in cognitivism. Then third is constructivism. So constructivism means constructing new knowledge based on your experiences. So it focuses on reflection and active processing of new information.
Now the first is behavioral learning theories. In behavioral learning theories, we have two types, that is classical conditioning, that is learning by association, and operant conditioning, that is learning through reinforcement and punishment. तो आपको ये चीज याद रखनी है, बिहेवियरल में आपकी दो थ्योरीज आती हैं. द फर्स्ट इज क्लासिकल एंड द सेकंड इज ऑपरेंट कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग को हम लर्निंग थ्रू एसोसिएशन बोलते हैं और ऑपरेंट को लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट बोलते हैं. ये आप सब याद रखेंगे. नाउ लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, it suggests that learning occurs when an association is formed between a neutral stimulus and a naturally occurring stimulus. देखिए, सबसे पहले ये एक अनकंडीशन स्टिमुलस है फूड, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स है सलाइवा. जो हमारी बेल है दैट इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. खाना देख के डॉग सलाइवेट करता है, ठीक है, एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है. अगर मैं आपके सामने गोलगप्पे की बात करती हूँ तो आपके मुंह में पानी आ गया, दैट इज एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स. मैंने आपको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की है कि मैं अगर गोलगप्पा बोलूंगी या कोई ऐसे चटपटे फूड का नाम लूंगी जो आपको पसंद है तो आप सेलिब्रेट करेंगे. दैट इज एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स. तो फूड को देख के सेलिब्रेट करना इज अनकंडीशन रिस्पॉन्स. बेल, घंटी बजाया, डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऑब्वियसली नो रिस्पॉन्स. उसको क्या फर्क पड़ता है घंटी बज रही है नहीं बज रही है. दैट वॉज बिफोर कंडीशनिंग. अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या किया, वी रैंग द बेल, ठीक है, हमने बेल बजाई और बेल बजाने के बाद डॉग को खाना दिया, हम उसकी कंडीशनिंग कर रहे हैं. सो फूड प्लस बेल और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है कि वो खाना देख के सिलाइवेट कर रहा है, वो बेल सुन के सिलाइवेट नहीं कर रहा है. ये आप याद रखेंगे, दिस इज ड्यूरिंग कंडीशनिंग. पहले हम उसको, अब हम उसको ट्रेन कर रहे हैं. कंडीशनिंग का मतलब हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं. बेल बजाई, हमने खाना दिया और डॉग ने सलाइवेट प्रोड्यूस किया, ठीक है. अब आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा कि हम बेल बजाएंगे तो डॉग सलाइवेट करेगा. क्यों करेगा, क्योंकि उसको पता है कि बेल बजाने पे फूड मिलता है, बेल बजाने पे खाना मिलता है. हम खाली बेल बजाएंगे ना और खाना नहीं भी प्रेजेंट करेंगे वो तब भी सलाइवेट करेगा. सो दिस इज ऑल क्लासिकल कंडीशनिंग. हमने एसोसिएट कर दिया स्टिमुलस को रिस्पॉन्स के साथ. सो हमारा फूड जो था वो क्या था, अनकंडीशनड स्टिमुलस. अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा खाने को, क्योंकि बेसिकली खाने को देख के सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा था. न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, हमारी बेल थी. कंडीशनड स्टिमुलस क्या था कि बेल के बाद खाना दिया और उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया. और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था कि हमने खाली बेल बजाई तब भी उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया. देन इज लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है. सो इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग अ बिहेवियर बाय यूजिंग अ पनिशमेंट और अ रीइंफोर्समेंट. अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो हमारा बिहेवियर है या हम उसको पॉजिटिव कर रहे हैं, हम उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, या फिर हम उसको वीक कर रहे हैं, हम उसको रिमूव कर रहे हैं. सो लर्निंग अकर्स व्हेन बिहेवियर्स आर फॉलोड बाय ईदर रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट. तो या तो रीइंफोर्स होगी चीजें या फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी ताकि आपके बिहेवियर में चेंज आ सके. Now, operant conditioning is also known as instrumental conditioning and it is a form of associative learning. Now, reinforcement का मतलब a consequence that strengthen a behavior. आप अपने behavior को strong करना चाहते हैं, that is reinforcement. Punishment, आप अपने behavior को weak करना चाहते हैं, आप वो चीज दोबारा नहीं करना चाहते हैं, that is punishment. नाउ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, एडिंग अ डिजायरेबल स्टिमुलस. एक ऐसा स्टिमुलस ऐड कर देना ताकि जो आपका बिहेवियर है वो इंक्रीज हो सके. जैसे अ नर्सरी टीचर गिव्स अ चाइल्ड अ स्टिकर फॉर टाइडिंग अप टॉयज. अगर कोई बच्चा अपने टॉयज उठा के सही प्लेस पर रख रहा है तो टीचर उसको क्या दे रहा है, एक स्टिकर दे रहा है. सो द चाइल्ड इज मोर लाइकली टू टाइडी अप इन फ्यूचर. अब उसको वो लालच आ गया ना अच्छी चीज का कि हाँ मैं अगर अपने खिलौने उठा के जगह पे रखूंगा मुझे स्टिकर मिलेंगे. तो ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिमूविंग एन एवर्सिव स्टिमुलस टू इंक्रीज अ बिहेवियर. यहाँ पे भी हम एक एवर्सिव स्टिमुलस को निकालते हैं, रिमूव करते हैं ताकि बिहेवियर इंक्रीज हो सके. कैसे कि अ चाइल्ड हु पुट्स अप
on their coat before going outside, doesn't have to listen to a teacher's reminder. कोई बच्चा बाहर जाने से पहले, बाहर ठंड है और बाहर जाने से पहले अपना कोट पुट ऑन कर रहा है विदाउट इवन टीचर सेइंग इट, टीचर नहीं बोल रहा है बट वो टीचर के बिना बोले ही अपना कोट पहन रहा है बाहर जाने से पहले, तो वो क्या है, उसको पता है कि उसको कोट पहनना है, तो वो रिमाइंडर्स को अवॉइड करने के लिए खुद ही वो चीजें कर रहा है। सो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब हम वो चीज निकाल रहे हैं ताकि जो हमारा बिहेवियर है वो इंक्रीज हो सके। यानी अगर वो बच्चा बाहर जा रहा है और कोट पहन के जा रहा है तो बार बार टीचर उसको रिमाइंडर ना दे, इस वजह से वो खुद ही कोट पहन के जा रहा है। फिर आता है पॉजिटिव पनिशमेंट। सो एडिंग अ स्टिमुलाई टू डिक्रीज द बिहेवियर। अब स्टिमुलस हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ताकि जो वो बिहेवियर है वो डिक्रीज हो सके। अ चाइल्ड हु पुशेस अनदर चाइल्ड इज आस्क्ड टू सिट इन अ टाइम आउट एरिया। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धक्का दिया, हमने उसको बोला आप उधर जाके खड़े हो जाइए या फिर आप वहां पे जाके जो फेस है अपना वॉल की तरफ कर लीजिए। द चाइल्ड लर्न्स दैट पुशिंग रिजल्ट्स इन लूजिंग प्ले टाइम एंड लेस लाइकली टू रिपीट अ बिहेवियर। अब उसको समझ आया, अगर मैं दूसरे बच्चे को धक्का मारूंगा तो मेरा ही टाइम जाएगा, जो मुझे खेलने का समय मिला है वो वेस्ट हो जाएगा, तो वो दोबारा से धक्का नहीं देगा। नेगेटिव पनिशमेंट, रिमूविंग अ स्टिमुलस टू डिक्रीज अ बिहेवियर। अब हम बिहेवियर कम करने के लिए वो स्टिमुलस निकाल रहे हैं, जैसे अ चाइल्ड हु रिफ्यूजेस टू शेयर द टॉयज हैज द टॉयज टेम्पररली रिमूव्ड। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने टॉयज दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम टेम्परली वो टॉयज ही रिमूव कर देंगे। अब चाइल्ड समझ जाएगा कि अगर वो शेयर नहीं करेगा, अपने टॉयज को शेयर नहीं करेगा, तो रिजल्ट क्या होगा कि वो अपने टॉयज के साथ भी नहीं खेल सकता, और इस वजह से क्या होगा कि वो इन फ्यूचर भी वो टॉयज को शेयर करेगा। फिर आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब द एब्सेंस ऑफ इन्फोर्समेंट लीडिंग टू डिक्रीज इन बिहेवियर। जैसे अ चाइल्ड हु यूज्ड टू गेट अटेंशन बाय स्क्रीमिंग इज कंसिस्टेंटली इग्नोर्ड ड्यूरिंग दोस टाइम्स। छोटे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, ये चाहिए, जिद करते हैं, तो आप इग्नोर कर दीजिए, दैट इज एक्सटेंशन। तो ओवर द टाइम क्या होगा, चाइल्ड को पता चल जाएगा कि स्क्रीमिंग की वजह से, चीखने चिल्लाने की वजह से उस मतलब पेरेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, और वो खुद ही ये जो बिहेवियर है ये करना बंद कर देगा। ठीक है, जैसे टैंट्रम्स फेंकते हैं ना छोटे बच्चों ने, पता है हम चिल्लाएंगे, हम शोर करेंगे तो पेरेंट्स हमें वो चीज़ दिला देंगे, बट अगर आप वो चीज़ इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो एक टाइम के बाद जो बच्चे हैं वो खुद ही ये चीज़ समझ जाएंगे कि हमारे पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग विच वॉज गिवन बाय पी एफ स्किनर। और जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो किसने दी थी, इवान पावलोव में। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्लासिकल कंडीशनिंग हमें दी थी इवान पावलोव ने, और जो हमारा ऑपरेंट है ये बी एफ स्किनर ने दी है। फिर आती है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज, कॉग्निटिविज्म क्या है, मैंने आपको बताया था, अ थ्योरी ऑफ लर्निंग जो फोकस करती है इंटरनल प्रोसेस ऑफ माइंड, कि इंफॉर्मेशन कैसे हम रिसीव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और फिर हम रिट्रीव कर रहे हैं। तो इसमें हमारी थ्योरीज आती हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रूनर की कॉग्निटिव थ्योरी दैट इज डिस्कवरी लर्निंग, स्कीमा थ्योरी एंड जेस्टाल्ट कॉग्निटिव थ्योरी। अब हमारी मेमोरी जो होती है, या जो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, उसके तीन पार्ट्स होते हैं, मेमोरी, क्रिटिकल थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन। मेमोरी क्या है, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, याददाश्त, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, और मेटाकॉग्निशन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो हमने किया अब हम उसके बारे में सोच रहे कि हमने ऐसे क्यों किया था। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। सो द माइंड एक्ट्स एज अ कंप्यूटर सिस्टम। सो स्टेजेस क्या होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर सिस्टम। सो इट फोकसेस ऑन मेमोरी, ठीक है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी, फिर प्रोसेसिंग होती है, स्टोरेज होती है। प्रोसेसिंग में या तो शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है, अगर मतलब 15 से 30 सेकेंड्स शॉर्ट टर्म जाता है, और अगर परमानेंट चाहिए तो हमें क्या क्या उसको करना पड़ेगा, बार बार उसको रिहर्स करना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि वो जो मेमोरी है शॉर्ट टर्म में ना जाके हमारी लॉन्ग टर्म में स्टोर हो जाए, और जब हमें चाहिए वो रिट्रीव हो सकती है। तो देखिए, 3 स्टेजेस होते हैं इस प्रोसेस के। सबसे पहले सेंसरी मेमोरी। सो ऑल इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट विद इन अ सेकेंड और सो। फिर सिलेक्टिव अटेंशन, हमें जिस चीज पे हमें वो मेमोरी चाहिए,
हम सॉरी जिस चीज़ पे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम सिर्फ वही चीज़ याद रखते हैं, सो वो जाती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ठीक है। और जो चीज़ हम छोड़ देते हैं और हम उसको प्रैक्टिस या रिहर्स नहीं करते हैं तो वो 15 to 30 सेकेंड्स में लॉस्ट हो जाती है। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार हम वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्स करेंगे, तो वो कहाँ चली जाएगी, कंसोलिडेट होके लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और जब भी हमें ज़रूरत होगी हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी से, बट ओनली इफ हमने रिहर्सल की है, हमने रिविजन किया है, हमने प्रैक्टिस की है। सो इन्फॉर्मेशन इज रिटेन्ड इनडेफिनेटली। हाँ, कभी कभी होता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिट्रीव करना, बट हाँ वो डेफिनेटली हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। फिर आता है हमारा डिस्कवरी लर्निंग विच वॉज गिवन बाय जेरोम ब्रूनर। इन्होंने यहाँ पे 3 मोड्स बताए थे। द फर्स्ट इज इनएक्टिव, द सेकंड इज आइकॉनिक एंड द थर्ड इज सिंबॉलिक। इनएक्टिव का मतलब होता है जहाँ पे जो बच्चे सीखते हैं वो एक्शंस से सीखते हैं। आइकॉनिक होता है थिंकिंग अबाउट एक्शंस विदाउट एक्सपीरियंसिंग, मतलब वो फोटो देख रहे हैं। एंड सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो वर्ड्स, सिंबल्स, म्यूजिक या लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। ये देखिए, inactive is action based, that is learning through actions. Iconic आ गया learning through images, and symbolic आ गया which is based on the language of the words. Now inactive stage, so the children perceive the environment through the actions. They describe and explain the objects in terms of what a child can do with them. Iconic stage, children remember and use information through images, so their visual memory increases and think about actions without actually experiencing them. Third आता है हमारा symbolic stage. Symbolic stage, so child use symbols to represent people and things, so they can identify the defined concepts. ये हमारे 3 stages होते हैं. Next we have is schema theory. Schemas क्या होते हैं? They are the mental frameworks जो हमारे knowledge को organize करने में help करते हैं, and they help to interpret and understand the world. So learning means modifying or expanding the existing schemas. तो जो हमारे already existing schemas हैं, ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बास्केट में, या आप ये मान लीजिए ये आपका माइंड है, आपके माइंड में ये 2 चीजें भरी पड़ी हैं, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, ये 2 चीजें हैं। आप जब लर्न करेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज इंक्रीज होगी और ये चीज एक्सपैंड भी होगी। तो आप जितना चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिंक करके पढ़ेंगे, तो जो आपकी स्कीमाज हैं, जो आपका माइंड है, जो आपका मेंटल फ्रेमवर्क है, वो एक्सपैंड भी होगा और वो मॉडिफाई भी होगा। अब जो स्कीमाज होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट स्कीमा, दैट इज स्कीमा फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। चीज़ों के लिए हम अलग तरीके से, हमारे स्कीमाज होते हैं, हम अलग तरीके से उनको मेंटली ऑर्गेनाइज करते हैं। देन वी हैव इवेंट्स एंड स्क्रिप्ट्स, यानी रूटीन और सोशल इवेंट्स के लिए अलग होता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कैटेगरीज के लिए अलग तरीके का स्कीमा हम यूज करते हैं। एंड रोल स्कीमा, सोशल रोल और बिहेवियर के लिए हम अलग तरीके से स्कीमाज अपने मेंटली फ्रेम करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। Now, visual of schema theory. Now the text it is presented to a reader. Schema क्या है कि वो orderly search करेगा अपने memory में, फिर inferences बनाएगा, summarize करेगा, generate करेगा hypothesis of missing information जहाँ पे उसको gap मिलेगा, and उसके बाद comprehend करेगा that aha moment. Schema के characteristics क्या होते हैं? First, organization of knowledge, adaptation and understanding, shapes the perception and memory, it helps in cognitive process and it helps in development and change. फिर आता है Gestalt की cognitive theory. So Gestalt cognitive theory, the mind organizes the information into a meaningful whole, यानी the whole is greater than the sum of the parts. तो आप पूरे पिक्चर को एज अ होल जब देखेंगे तो वो ज्यादा मीनिंग जनरेट करेगा एज कंपेयर टू आप एक पिक्चर को पार्ट वाइज देख रहे हैं। सो इनसाइट लर्निंग क्या है? दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सडन अंडरस्टैंडिंग और आहा मूवमेंट्स। अब ये इसके 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जस्टार्ट साइकोलॉजी के। द फर्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर द आई परसीव्स देम एज अ ग्रुप। चीजें जितनी पास रखी जाएंगी आप उसको एज अ ग्रुप देखने की क्षमता रखते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल इज सिमिलैरिटी,
यानी when objects look similar to one another the eye perceives them as a group of pattern. जब सिमिलर चीजें रखी होती है साइड बाय साइड तो हमें वो एज अ ग्रुप देखने को, मतलब वो हम एज एन इंडिविजुअल एज अ ह्यूमन हम उनको एज अ ग्रुप देखते हैं क्योंकि वो सिमिलर पैटर्न्स पे काम करते हैं. थर्ड इज कॉन्टिन्यूएंस. कॉन्टिन्यूएंस का मतलब कि द आई इज कंपेल्ड टू मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. अब देखिए ये कॉन्टिन्यूएंस है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे. फोर्थ इज क्लोजर. क्लोजर का मतलब कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इनकम्प्लीट और नॉट कम्प्लीटली एनक्लोज्ड. ये जो सर्कल्स है क्या ये फुल है? नो, दे आर नॉट फुल, दे आर partially, I would say they are not complete, they are partial. तो when an object is incomplete or not completely enclosed. उसके बाद आता है फिफ्थ फिगर एंड ग्राउंड. फिगर एंड ग्राउंड का मतलब क्या है कि व्हेन द आई डिफरेंशिएट्स ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एरिया. यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है बट जो सेंटर है वो ब्लैक है, यू कैन आइडेंटिफाई इट. यहाँ पे सेंटर व्हाइट है बट जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, यू कैन आइडेंटिफाई दिस ऑल्सो. दैट इज फिगर एंड ग्राउंड. सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स. फिर आता है हमारे पास जीन पियाजेट की थ्योरी. जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. इट वर्क्स ऑन 4 stages: SPCF, that is sensory motor stage, then pre-operational, concrete and formal. यहाँ पे की प्रोसेस होते हैं हमारे दो: एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन का मतलब क्या है? एडजस्टिंग द स्कीमास विच आर बेस्ड ऑन न्यू एक्सपीरियंसेस. एंड जीन पियाजे ने बोला था that learning is a constructive process. Learning is a constructive process. अब देखिए सेंसरी मोटर में क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है. प्री ऑपरेशनल में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डिफिकल्ट होती है बट आप इमेजिन कर सकते हैं, सिंबॉलिक थिंकिंग कर सकते हैं. कंक्रीट में क्या होता है? डेवलप कंक्रीट कॉग्निटिव ऑपरेशंस, यानी आप सर्टेन ऑर्डर में ब्लॉक्स को अरेंज कर सकते हैं. एंड फॉर्मल ऑपरेशन हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यू कैन थिंक आउटसाइड द बॉक्स, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज. देन वी हैव कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरीज विच इज, सबसे पहले आती है हमारी वाइगोत्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो बोलते थे दैट लर्निंग इज थ्रू सोशल इंटरैक्शन. So the constructivist approach characterizes learners as active participants in the process who play a role in constructing the knowledge. अब उन्होंने बोला था कि social interaction it plays a fundamental role and it precedes development. Then it that more knowledgeable others, it refers to anyone who has a better understanding और हायर एबिलिटी. जैसे आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके गाइड्स, आपके मेंटोर्स, ये क्या है? दे आर मोर नॉलेजेबल अदर्स. इनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ज्यादा नॉलेज है. सो टीचर, कोच, older adult, peers, younger person or even computers. Then zone of proximal development, the distance between a student's ability to perform a task under the guidance, यानी वो खुद क्या कर सकता है और वो किसी की हेल्प से क्या कर सकता है, दैट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. फिर सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट. तो सोशियो कल्चरल क्या है कि जो आपकी सराउंडिंग्स है, ठीक है, आप कैसे माहौल में रहते हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा, आपका सराउंडिंग्स कैसे, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब ये देखिए सोशल इंटरैक्शन, दैट लर्निंग हैपेंस फर्स्ट बिटवीन पीपल बिफोर इट बिकम्स इंटरनल. Then zone of proximal development, it is the sweet spot, that is the gap what a child can do alone and what they can do with the support. Scaffolding is the temporary support जो हम देते हैं students को. Then language, the words act as a tools for thought as well as communication. Culture, it shapes how and what children learn. अब देखिए ये आ गया आपका what I can learn on my own, मैं खुद क्या कर सकता हूँ, ठीक है. और ये चीज what I can learn with help, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, कंप्यूटर्स से, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स की हेल्प से, प्लस टेक्नोलॉजी और टूल्स की हेल्प से मैं क्या सीख सकता हूँ, दैट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड माई रीच. नेक्स्ट आता है हमारा कोल्ब्स का एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल. हमारी 4 स्टेजेस होती हैं: कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन.
सो कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब डूइंग और हैविंग एन एक्सपीरियंस, आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। रिफ्लेक्टिव मतलब आप उस एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। फिर अब्स्ट्रैक्ट का मतलब आप इंटरप्रेट कर रहे हो और उस एक्सपीरियंस से कुछ सीख रहे हैं। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स ट्राइंग आउट व्हाट हैज बीन लर्नड। फिर आता है कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म का मतलब क्या है कि स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग द कनेक्शंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस। आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे पुरानी चीज जो आपको याद है, आप कुछ नया पढ़ रहे हैं बट आप उसको पुराने से लिंक करके पढ़ेंगे तो वो आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा एंड इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट द डॉट्स। तो हमारे की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क, यानी इट इज अ सिस्टम ऑफ interconnected nodes, so each node processes information like a neuron. Then we have distributed representation, यानी हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर नॉट लोकलाइज, दे आर स्प्रेड अक्रॉस द नेटवर्क। एंड द थर्ड इज लर्निंग रूल्स, यानी कनेक्शंस चेंज। आप किसी चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं किसी टॉपिक पे और किसी टॉपिक पे कम फोकस कर रहे हैं तो वेटेज के हिसाब से जो उनका कनेक्शन होगा वो भी वेरी करेगा। सो दीज आर द थ्री कॉन्सेप्ट्स: न्यूरल नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशन एंड लर्निंग रूल्स। So, this theory suggests that humans acquire and process information by forming the connections. So, उस हिसाब से क्या है, हम लोग डेटाबेस हैं, सो वी कैप्चर मोर डेटा। जैसे जैसे हम अलग अलग डेटा सोर्सेज और डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सो वी आर बिकमिंग अ डेटाबेस, वी एक्ट एज अ डेटाबेस। And learning happens when we connect information together and technology, which helps to facilitate these connections. This make the connections more. This makes the connections that empower us to learn considerably more important than existing knowledge base. Now, अब तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर काम करता है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ड्रिल्स एंड रेपिटेशन, कंडीशनिंग कर रहे थे। पैसिव लर्नर, जैसे हम सिखा रहे थे डॉग वैसे सीख रहा था। टीचर जो था वो कंट्रोलर था। कॉग्निटिविज्म माइंड से रिलेटेड, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन। एक्टिव लर्निंग एंड टीचर जो होता है वो रोल प्ले करता है गाइड का। कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स नॉलेज कंस्ट्रक्शन, मीनिंग मेकिंग एंड रिफ्लेक्शन, एक्टिविटीज और कोलैबोरेशन की जाती है। जो लर्नर होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है और जो टीचर होता है दे एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। सो फ्रॉम कंट्रोलिंग द बिहेवियर टू अंडरस्टैंडिंग द माइंड टू कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज। अब एक थ्योरी आती है हमारी कॉग्निटिव लोड थ्योरी। ये किसने डेवलप की थी? जॉन स्वेलर ने। एंड इट एड्रेसेस द लिमिटेशन ऑफ वर्किंग मेमोरी, हमारी वर्किंग मेमोरी की कुछ लिमिटेशंस होती है उसको एड्रेस करता है। सो इट पोजिट्स दैट learning is optimized when cognitive load imposed on learner is appropriately managed। अगर आप पे जो इंफॉर्मेशन है आप उसको अप्रोप्रिएटली मैनेज कर रहे हैं तो जो आपके ऊपर कॉग्निटिव लोड है ना वो कम किया जा सकता है, उसको लिमिट किया जा सकता है। देखिए सबसे पहला आता है इंट्रिंसिक कॉग्निटिव लोड। तीन टाइप्स हैं: इंट्रिंसिक, एक्सट्रोनोशियस एंड जर्मेन। इंट्रिंसिक, द इनहेरेंटली डिफिकल्टी ऑफ द मटेरियल बीइंग लर्नड, कि वो जो हम सीखना चाहते हैं वो डिफिकल्ट है। दिस इज डिटर्मिन्ड बाय द कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है वो ऑब्वियसली आपको मुश्किल लगेगा सीखने के लिए। Extraneous cognitive load, so cognitive load imposed by the way the material is presented। अब material present कैसे किया जा रहा है? So this can be reduced by improving the design। अगर आप clearly और अच्छे से communicate करके आप अपनी बात रख पा रहे हैं और वो दूसरे को समझ आ रही है तो ये जो लोड है ये कम हो सकता है। बहुत लोगों को इंफॉर्मेशन होती है बट उनको अपनी बात समझानी नहीं आती है तो वो आसान टॉपिक भी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। Then we have germane cognitive. So cognitive load devoted to processing and constructing the schemas, जहाँ पे आप अपने schemas को expand कर रहे हैं, अपने mental framework को process कर रहे हैं और construct कर रहे हैं। So this is desirable load that promotes deep learning. Instructional design should aim to optimize the germane load by encouraging active processes and reflection। तो अगर आप actively process करते रहेंगे अपनी information को और जो schemas हैं उनको कंस्ट्रक्ट करते रहेंगे तो आपका जो जर्मेन का लोड होगा, जर्मेन कॉग्निटिव लोड होगा, ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। अब देखिए इंट्रिंसिक लोड का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। एक्सट्रेनियस क्या था? अननेसेसरी एंड डिस्ट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी जो प्रेजेंट करने में मुश्किल आ रहे हैं। और जर्मेन क्या है? लिंकिंग द न्यू इंफॉर्मेशन विद करेंट इंफॉर्मेशन।
फिर आता है हमारा द पीटर प्रिंसिपल। इसमें हमारी 4 कॉम्पिटेंस की बात होती है। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस एंड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस का मतलब नॉट नोइंग हाउ टू डू अ टास्क विदाउट नोइंग, यू डोंट नो, आपको पता भी नहीं है और आपको मतलब आपको खुद भी नहीं पता कि वो क्या चीज़ है और टास्क कैसे करना है, दैट इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। फिर कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यू स्टिल डोंट नो हाउ टू डू द टास्क, काम कैसे करना नहीं पता, बट यू नो यू डोंट नो, बट तुम्हें पता है कि तुमको नहीं आता है। यहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हें आता ही नहीं है, यहाँ पे तुम्हें पता है, यू आर कॉन्शियस कि मुझे नहीं आता काम, ठीक है, और यहाँ पे तो अनकॉन्शियस थे कि मुझे काम नहीं आता है। Conscious competence, you can do the task but requires lot of concentration. And unconscious competence, you can perform the task with ease and which is achieved by repeated practice. तो ये 4 stages होती हैं। फिर आती है ह्यूमैनिज्म लर्निंग थ्योरी, जो हमें किसने दी थी, अब्राहम मास्लो ने। यहाँ पे हमारी 5 stages होती हैं। फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, एस्टीम एंड सेल्फ। जब हम एक बेसिक लेवल अचीव करते हैं उसके बाद ही हम नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकते हैं। तो फिजियोलॉजिकल आ गया, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। देन सेफ्टी नीड्स आ गई, जहाँ पे हमारी जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है या फिर हमें स्टेबिलिटी की बात की जा रही है। लव नीड्स यानी फ्रेंडशिप है, लव, अफेक्शन, इंटीमेसी। देन एस्टीम नीड्स, एस्टीम क्या है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हम चाहते हैं हमें रिकॉग्निशन मिले, हम चाहते हैं हमें प्रेस्टीज मिले, अचीवमेंट मिले। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज द डिजायर फॉर ट्रूथ एंड विजडम एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। फिर आता है हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी 4 स्टेजेस होते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अटेंशन का मतलब द लर्नर नोटिसेस एंड फोकस ऑन द बिहेवियर। रिटेंशन क्या है, दे शुड बी एबल टू रिमेंबर, रिटेन करना। देन रिप्रोडक्शन कि अब फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी टू परफॉर्म दैट बिहेवियर, यू आर actually able to reproduce what you have learned. And then motivation, the learner must have a reason to act, आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आपने जो सीखा है वो क्यों सीखा है, आपने किसी रिवॉर्ड के लिए सीखा है या आप चाहते हैं कि आप अगर वो चीज़ कर सकते हैं या वो स्किल कर सकते हैं तो आपको कोई रिवॉर्ड मिले या आपको रिकॉग्निशन मिले, तो क्या चीज़ है, क्या मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, सबके अलग अलग मोटिवेशंस होते हैं। तो ये होता है हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी के 4 स्टेजेस। उसके बाद आता है हमारा जॉन डुई का लर्निंग थ्योरी। सो जॉन डुईज लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेस द रोल ऑफ एक्सपीरियंस, इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि हमारा एक्सपीरियंस, इंक्वायरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या रोल प्ले करता है। सो लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस दैट गोज बियॉन्ड रोट मेमोराइजेशन, यानी आप रिफ्लेक्ट भी करते हैं, आप सोशली इंटरैक्ट भी करते हैं, आपकी इंक्वायरी भी होती है और आपके इमीडिएट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं विच टुगेदर फॉर्म द लर्निंग। एडल्ट लर्निंग थ्योरी, ठीक है, ये आपके नोल्स ने दी थी, एडल्ट लर्निंग थ्योरी। इसमें हमारे 5 एजम्पशंस होते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न, ओरिएंटेशन ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन टू लर्न। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या बात करता है कि हम जैसे जैसे ओल्डर होते जाते हैं तो हमारा जो पोजीशन है या जो हमारी सोच है वो बदलती रहती है। एडल्ट्स अंडरस्टैंड दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वेलबींग, हम अपने वेलबींग के लिए, हम अपनी पोजीशन के लिए, हम अपने डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेवार हैं, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक्सपीरियंस, एडल्ट्स ऑल्सो ब्रिंग अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस टू एवरी लर्निंग अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन, वी आर मोर एक्सपीरियंस्ड। रेडीनेस, एडल्ट्स हैव अ वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सो दे आर ड्रॉन टू लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट कंटेन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। Then we have orientation. Orientation, that adults are interested in practical information which helps them to solve the problems. Last is motivation, यानी children are primarily motivated by extrinsic factors. उनको मतलब उनको लालच होता है कि हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे या फिर हमें चॉकलेट मिलेगा, हम हमारी जो टीचर है तारीफ करेगा, ऑल दीज आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, लाइक हमारे अपनी पीस होनी चाहिए या फिर हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, तो हम इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। फिर आता है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस।
ऑटोनॉमी का मतलब दैट वी हैव द फ्रीडम टू चॉइस एंड वी हैव कंट्रोल ओवर आवर एक्शंस, दैट इज ऑटोनॉमी। आपके पास कितना फ्रीडम है अपना काम करने का, आप अपना काम कैसे करना चाहते हैं, किस टाइम पे करना चाहते हैं, ऑल दिस कम्स अंडर ऑटोनॉमी। कॉम्पिटेंस, वी ऑल्सो नीड टू फील अफेक्टिव विद इन द एनवायरमेंट। हम चाहते हैं कि हम कुछ अचीव करें, तो वो मतलब हम कुछ अचीव करें एंड इट शुड बी सेटिस्फाइंग, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड वी टेंड टू शाई अवे फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज टू शोकेस ऑन आवर ओन शॉर्टकमिंग्स, जहाँ पे हमें लगता है कि ये हमारी कमजोरी है, हम उस चीज से दूर भागते हैं। कॉम्पिटेंस ये होता है। फिर आता है रिलेटेडनेस। सो वी ऑल्सो हैव अ नीड टू कनेक्ट विद अदर्स, ठीक है। सोशली हमें कनेक्ट करना है, हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए, हमारे पार्टनर्स होने चाहिए, पेरेंट्स होने चाहिए। सो वी लॉन्ग टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अटैचमेंट, वी आर ड्रॉन टू अपॉर्चुनिटीज दैट फुलफिल द नीड एंड लेस इंटरेस्टेड इन एग्जिस्टिंग इन अ सोशल वैक्यूम। बहुत लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बने ही ऐसे कि हमें कोई ना कोई चाहिए होता है, हमारा पार्टनर चाहिए, हमें फ्रेंड्स चाहिए, हमें हमारे पेरेंट्स चाहिए, हमें सिबलिंग्स चाहिए, हमें हर कोई चाहिए। फिर आता है साइबरनेटिक ट्रेनिंग, ये आपसे अभी दिसंबर में पूछा गया था। सो साइबरनेटिक ट्रेनिंग क्या होता है? सो साइबरनेटिक थ्योरी नॉर्बर्ट वीनर ने दी थी। इट व्यूज टीचिंग लर्निंग एज अ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये बोलता है कि जो टीचिंग और लर्निंग है एक कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम है। इट एम्फोसाइजेज ऑन फीडबैक लूप्स एंड सेल्फ रेगुलेशन। अब इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या है? इट सेंटर्स ऑन फीडबैक, कंट्रोल एंड अडेप्टेशन। Positive feedback loop drives the innovation, while negative feedback loop serve as error correction और self regulation। यानी अगर आपको feedback positive मिल रहा है तो you are able to innovate, यानी आप नई चीजें ऐड कर पा रहे हैं। और अगर feedback negative है यानी आप self regulate करेंगे, यानी आप वापस से देखेंगे कि क्या चीज गलत जा रही है, जिसकी वजह से जो feedback है वो negative आ रहा है। Learners and teachers, they form a control system. Information it flows and discrepancies between actual and goal states trigger corrective actions. जो एक्चुअली इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है और जो आप रिजल्ट चाहते हैं उसके बीच में क्या करेक्टिव एक्शंस हम ले सकते हैं, या क्या इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है जिसकी वजह से जो फीडबैक है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, वो पूरा एक कंट्रोल सिस्टम में मॉनिटर किया जाता है। सो साइबरनेटिक लर्निंग इज क्लोज्ड लूप एंड सेल्फ रेगुलेटेड। अब साइबरनेटिक प्रिंसिपल्स यूज करके हमारे कुछ मॉडल्स होते हैं। द फर्स्ट इज थ्योरी टू प्रैक्टिस मॉडल। सो इंस्ट्रक्शन मिक्सेस कंसेप्चुअल नॉलेज विद डेमोन्स्ट्रेशन, गाइडेड प्रैक्टिस एंड कोचिंग। यानी अ टीचर एक्सप्लेन्स अ मैथ प्रोसीजर, ठीक है, वो थ्योरेटिकल बताता है, फिर वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ऐसे करना है, और फिर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करना होता है वाइल गिविंग करेक्टिव फीडबैक। सो दिस इज थ्योरी टू प्रैक्टिस, आप थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं। Then we have is simulation model. So learners engage in realistic goal oriented scenarios, जैसे हमारे फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं, ठीक है, वर्चुअल लैब्स हो गए। अब आप पायलट की ट्रेनिंग करते हैं, आपको सीधा हम एयरक्राफ्ट में नहीं बिठाते, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं, कार ड्राइविंग सीखने जाते हैं, तो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में पहले आपको बिठाया जाता है, सीधा कार में नहीं बिठाया जाता है, दैट इज सिमुलेशन मॉडल। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की सेल्फ पेस्ड लर्न लेसन्स, दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर स्टेप्स, और फिर आपको एक इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है, सही गलत क्या है आपको बताया जाता है। सो एरर, इट ट्रिगर्स द हिंट एम्बॉडिंग साइबरनेटिक एरर कनेक्शन, तो आपको पता चल जाता है कि ये चीज मेरी गलत जा रही है, मुझे इसको ठीक करना है। देन वी हैव फीडबैक बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता रहता है, Q&A सेशंस होते रहते हैं जहाँ पे आपको रियल टाइम स्टूडेंट प्रोग्रेस पता चलता रहता है। उसके बाद आता है कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस, CMI। सो कंप्यूटर्स मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डायग्नोस्टिक फंक्शंस, ठीक है, जो भी स्कोर्स होते हैं, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक डेटाबेस जनरेट कर रहे हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे उनके स्कोर्स या फिर जो भी उनकी वीकनेसेस है आप उनको थ्रू रिपोर्ट्स स्टोर करके रख रहे हैं। तो आपको क्या है, ऑटोमेटेड टेस्ट डिलीवरी, इंस्टेंट स्कोरिंग, प्लेसमेंट इनटू नेक्स्ट लर्निंग मॉड्यूल, आपको पता चल जाएगा किस बच्चे को कहाँ पे ज़रूरत है सीखने की, क्या वो नेक्स्ट स्टेज पे जा सकता है सीखने की या नहीं जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारी कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन से होती हैं। तो ये सब है हमारा। तो थ्योरी AI, थ्योरी टू प्रैक्टिस मॉडल्स, देन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये आ गया हमारा लर्निंग थ्योरी, ये आ गया हमारा सिमुलेशन, देन दिस इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, दिस इज फीडबैक बेस्ड इंस्ट्रक्शंस,
और ये आ गया हमारा लर्नर टास्क सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा सेल्फ फ्रेमवर्क। सेल्फ फ्रेमवर्क इज सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। ठीक है, सो सोशल इमोशनल लर्निंग refers to how children understand and manage their emotions, relate to others and make healthy decisions। आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आप दूसरों के साथ कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, और फिर आप अपने डिसीजंस कैसे ले पा रहे हैं, ये सब हमारा सोशल इमोशनल लर्निंग में आता है। These competencies tell us whether our students should know and be able to do for success in life। तो जो सेल होता है, फर्स्ट क्या है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू लर्न, देन प्रो सोशल स्किल, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, कॉन्फिडेंस, परजर्वेरेंस एंड माइंडसेट। अब ये हमारे 5 कॉम्पिटेंसीज हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। द फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है, यू आर रिकॉग्नाइजिंग द इमोशन, वैल्यूज एंड स्ट्रेंथ। सेल्फ मैनेजमेंट, you are regulating your own emotions and behavior, you are self aware, you are self managing। then you are socially aware। socially aware yani you are empathizing with others, you have empathy for others, you can actually feel their problems। then relationship skills, communicating clearly and resolving the conflict। and the last is responsible decision making, that you are making ethical and safe choices which are beneficial for you as well as the society। Then we have Kohlberg's model of development. We have 3 stages, 3 levels. We have 3 levels and 6 stages. 3 levels: pre-conventional, conventional, and post-conventional. So stage 1 is avoiding the punishment. Stage 2 is aiming for a reward. Then good boy, good girl attitude. Then loyalty to law and order. Then you have justice and the spirit of the law and universal principle of ethics। Now, फर्स्ट स्टेज इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट बिहेवियर। ठीक है, आप अच्छा करेंगे, आपको मतलब अगर आप ओबीडियंट है, आप बात मान रहे हैं, अगर आप अगेंस्ट में जा रहे हैं तो आपको पनिश मिल रहा है। देन सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड्स, सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज हमारी आती है इंटरपर्सनल बिहेवियर, सोशल अप्रूवल, क्या बाकी लोग हमसे हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन फोर्थ इज अथॉरिटी ड्रिवन बाय ओबेइंग द अथॉरिटी। ठीक है, अगर टीचर ने बोला है कि शोर नहीं करना है तो आपको नहीं करना है। टीचर ने बोला है कि खेलने के बाद आपने अपने हैंड वॉश करने हैं तो आपने हैंड वॉश करने ही करने हैं। सो दिस इज ओबेइंग टू द सोशल ऑर्डर। फिफ्थ स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप बैलेंस कर रहे हैं सोशल ऑर्डर और इंडिविजुअल राइट्स को, और यूनिवर्सल एथिक्स लाइक फ्रॉम इंटरनल मॉरल प्रिंसिपल्स, आप यूनिवर्सल एथिक्स में बिलीव कर रहे हैं और उनको ओबे कर रहे हैं। फिर आता है हमारे पास सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी। सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी पोजिट्स दैट नॉलेज इज बेस्ट एक्वायर्ड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड सोशल इंटरैक्शन। ठीक है, यानी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सोशली इंटरैक्ट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से जो आप सीख रहे हैं, दैट इज सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी। सो लर्नर्स as peripheral participants, they gradually become full members of the community। So it emphasizes on social interaction, engagement, which allows the learners to develop practical skills and knowledge। ये देखिए, आप एक्सपर्ट्स के साथ बैठे हैं एंड यू आर नोविस। ठीक है, आप लर्नर हैं, तो आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब टू वे चल रहा है सब कुछ। ये सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड देन कोलैबोरेटिव लर्निंग, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सिचुएटेड लर्निंग। फिर आता है हमारा साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी हमें सिगमंड फ्रूड ने दी थी। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इट इज बीइंग ड्रिवन बाय साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल डिजायर्स। द फर्स्ट इज ओरल स्टेज, जहाँ पे आप यू गेन प्लेजर थ्रू द माउथ सच एज ईटिंग एंड सकलिंग। Then second is anal stage. The children's pleasure centers moves to the anus as they are being learned to control the bowel movements। ठीक है, उनको वॉशरूम ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो अपने बाउल मूवमेंट्स को कंट्रोल करने सीख रहे होते हैं, दैट इज एनल स्टेज। फिर आता है हमारा फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज क्या है, दे डेवलप देयर जेनिटल्स एंड दे हैव सेक्सुअल अट्रैक्शन towards the opposite sex। Then we have latency stage, like they are suppressed as they focus more on developing relationships with the peers। And then we have genital stage, like developing the sexual attraction
आप सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलप करें टू नॉन फैमिली मेंबर्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स if they manage to successfully navigate their parental issues in childhood, so they will be developing a healthy relationship in adulthood. तो जो हमारा साइको एनालिटिक थ्योरी था, it focuses on psychological and sexual desires. उसके बाद आता है हमारा साइको सोशल थ्योरी. साइको सोशल थ्योरी हमारी एरिक एरिक्सन ने दी थी, ठीक है, और इसमें हमारी कुछ सीरीज ऑफ स्टेजेस होती है, एंड इट फोकस्ड ऑन साइको सोशल रादर देन साइको सेक्सुअल. तो इट स्टार्ट्स विद इन्फेंसी, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है इन्फेंसी. देन वी हैव अर्ली अडल्टहुड, प्री स्कूल, देन वी हैव स्कूल एज, एडोलेसेंस, young adulthood, middle adulthood, maturity. So these all are the stages of psychosocial theory. अब देखिए, जैसे इन्फेंसी फर्स्ट स्टेज होती है, तो इंपॉर्टेंट इवेंट फीडिंग, अर्ली चाइल्डहुड टॉयलेट ट्रेनिंग, प्री स्कूल आपको एक्सप्लोर करने को मिलता है, देन स्कूल एज आप स्कूल में होते हैं, एडोलेसेंस में सोशल रिलेशनशिप्स, यंग अडल्टहुड में रिलेशनशिप्स पे आप फोकस करते हैं, मिडिल अडल्टहुड पे वर्क एंड पेरेंटहुड, एंड मेच्योरिटी पे आप लाइफ पे रिफ्लेक्ट करते हैं. फिर आता है हमारा फैसिलिटेटिव लर्निंग थ्योरी, जो कार्ल रॉजर ने दी थी, और इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या था, फोकस ऑन लर्नर्स एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस पे फोकस था. की एलिमेंट्स क्या थे कि लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट, यानी जो लर्नर एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, वो उसी से सीखता है. एम्पैथी एंड एक्सेप्टेंस, यानी जो फैसिलिटेटर है वो अंडरस्टैंड करता है, एम्पैथी दिखाता है और दूसरों की तरफ पॉजिटिव रिगार्ड रखता है. थर्ड इज नॉन थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर, यानी सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, एक ओपन और ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट है. देन फैसिलिटेटर एज अ गाइड, फैसिलिटेटर इंकरेज करता है, सपोर्ट करता है आपको, और आपको जो भी सीखना है, आपकी जो भी नीड्स है, उसमें वो इंटरेस्ट डेवलप करता है. फिर था हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग बाय मेजिरो. सो ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग one's worldview and understanding by reflecting on deeply held beliefs and assumptions. So childhood पे learning जो होती है वो formative होती है, यानी it is derived from formal sources of authority and socialization, लेकिन adulthood में वो ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, यानी हमें पता चलता है हम अपने हिसाब से वी आर केपेबल इनफ टू मेक आवर ओन डिसीजंस बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस. तो अडल्टहुड की जो लर्निंग होती है वो ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, लेकिन जो चाइल्डहुड की होती है वो क्या होती है, वो फॉर्मेटिव होती है. नाउ टाइप्स ऑफ लर्निंग, कम्युनिकेटिव, यानी जहाँ पे आप स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड इंस्ट्रूमेंटल, जहाँ पे टास्क ओरिएंटेड या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लर्निंग है वो करवाई जाती है. 3 डायमेंशंस होते हैं, साइकोलॉजिकल, परसुएसिव एंड बिहेवियर. साइकोलॉजिकल का मतलब स्टूडेंट्स चेंज देयर पर्सपेक्टिव और सेल्फ परसेप्शन, ठीक है. परसुएसिव क्या है, जहाँ पे आप अपनी पर्सनल वैल्यूज और असम्पशंस को रख के परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड बिहेवियर, the students they also change their lifestyle, so this learning experience transform their behavior and impacts their actions. तो ये जितनी भी लर्निंग थ्योरीज थी ये आपकी प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं. जो दो न्यू थ्योरीज थी साइबरनेटिक की, और एक और थी वो ये SEL, ठीक है, सोशल इमोशनल लर्निंग, जिसमें आपकी 5 उन्होंने प्रिंसिपल्स पूछे थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है. और मैंने बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवाने की कोशिश की है. आपको कुछ भी नया लगेगा तो प्लीज़ आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा. क्विक रिमाइंडर कि JC Academy एक फ्री लाइव मॉक टेस्ट लाया है 18 से 19 अप्रैल को, जहाँ पे मॉक टेस्ट के बाद आपका एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा, लाइव एनालिसिस होगा, और जो मॉक टेस्ट है इट इज़ फ्री नेचर, तो डू रजिस्टर फॉर दैट, डू एनरोल योरसेल्फ. And these are the offers being provided by JC Academy for your attempt. These are the social media handles of JC Academy. Connect to them to keep yourself updated अगर अभी तक आपने connect नहीं किया है. And thank you so very much. See you soon. Bye bye and take care.